हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। तो अभी आरबी का सीजीएल 2024 लाइव टेस्ट 11 कंडक्ट हुआ था। उसका डिटेल एनालिसिस और मैथ्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। ये आपका 28 जुलाई को कंडक्ट कराया गया था। फिर 29 जुलाई को सुबह 11 बजे तक आप इस टेस्ट को दे पाते हो और उसके बाद आपको डिटेल रिजल्ट भी दिख जाता है। तो आज है 30 तारीख, तो मैं इसका डिटेल एनालिसिस के साथ मैथ्स का सॉल्यूशन आपको कराऊंगा। जनरली मंडे को ही आ जाता, थोड़ा सा लेट हो गया। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत सारी फ्री प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो। लास्ट वीक मैंने आपको ऑप्शन भी दिया था कि पुराने जितने भी टेस्ट हैं लाइव जो भी कंडक्ट हुए हैं वो आप दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब वो ऑप्शन बंद हो चुका है। अब ये ऑप्शन शायद 20th मॉक जब हमारा हो जाएगा उसके बाद ही ओपन होगा, ठीक है। बाकी बहुत सारे फ्री टेस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है और पेड टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं सीजीएल टीयर 1 के लिए और टीयर 2 के लिए। सीजीएल टीयर 1 की जो टेस्ट सीरीज है इसमें आपको 30 टेस्ट मिलेंगे फुल लेंथ और आपको 5 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे हर सब्जेक्ट के। और जो टीयर 2 की टेस्ट सीरीज है इसमें सीएचएसएल के आपको 10 टेस्ट मिलेंगे, सीजीएल के आपको 20 टेस्ट मिलेंगे टीयर 2 के, ठीक है। और कुछ सेक्शनल टेस्ट भी डाले गए हैं, वो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो जो लाइव टेस्ट है वो आपके लिए फ्री है। अभी सीएचएसएल के भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली कल से हो जाएंगे। तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स या तो टेलीग्राम पे एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। फिलहाल हम अपने टेस्ट पे चलते हैं। जस्ट ठीक है। तो अगर हम टेस्ट की बात करें यहाँ पे तो ओवरऑल 22,500 समथिंग एस्पिरेंट्स ने टेस्ट दिया था, जिसके अंदर 180 या 180 से ज्यादा स्कोर करने वाले 12 एस्पिरेंट्स हैं, 170 या 170 से ज्यादा स्कोर करने वाले 135, इस तरीके से चल रहा है। अगर हम देखें 145 से ज्यादा स्कोर करने वाले 3,578 कैंडिडेट्स हैं। तो ये वाला जो टेस्ट था ये थोड़ा इजियर साइड रहा था। ओवरऑल अगर हम देखें एवरेज स्कोर 116.25 रहा है, मीडियन 124 और टॉप 15 एस्पिरेंट्स का एवरेज स्कोर जो जा रहा है वो 182.4 जा रहा है। परसेंटाइल वाइज अगर हम देखें तो आप देखेंगे अगर आपका 160 से ज्यादा है तो आपकी परसेंटाइल 97.25 से ऊपर जाएगी। अगर आप यहाँ पे 135 से 140 की रेंज में स्कोर करते हैं तो आपकी परसेंटाइल 60 से 70 से 78 के बीच में लगभग रहेगी। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। टॉप 15 एस्पिरेंट्स का स्कोर आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या स्कोर रहा, जिसमें हाईएस्ट 190 रहा। अगर मैं एनालिसिस की बात करूं तो रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने वाले 207 एस्पिरेंट्स है, 48 या 48 से ज्यादा स्कोर करने वाले 641। इस तरीके से चलेगा। एवरेज स्कोर 37.14 है, तो रीजनिंग की इजी शिफ्ट में से एक रहेगी। और अगर हम मीडियन की बात करें, मीडियन स्कोर 39.5। मैथ्स की बात करता हूं तो मैथ्स का पेपर भी इजियर साइड ही था। अगर हम एवरेज स्कोर देखें तो 30.14 है, मीडियन स्कोर 33.5। अगर मैं प्रीवियस ईयर पेपर से कंपेयर करते हुए मैथ्स का पेपर का लेवल बताऊं तो ये मॉडरेट साइड जाएगा। पिछले पेपर के कंपैरिजन में जो टेस्ट हुए हैं उसके कंपेरेटिवली ये इजी रहेगा, ठीक है। जिसमें 84 एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया, 48 हैं जिन्होंने 330 एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने 48 या 48 से ज्यादा स्कोर किया है। जीके में अगर मैं बात करता हूँ 50 आउट ऑफ 50 किसी ने भी स्कोर नहीं किया। एवरेज स्कोर 17.76 है और मीडियन स्कोर 18 जा रहा है। उसके अलावा इंग्लिश की अगर मैं बात करूंगा तो 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने वाले इस बार 75 एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है। हमेशा एस्पिरेंट्स की फेयर रहती थी सर इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, ठीक है। इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा कम किया था इस टेस्ट के अंदर। अगर हम ओवरऑल देखें तो एवरेज स्कोर इंग्लिश में 31.21 गया और मीडियन स्कोर 33.5 गया। तो ये एक तरीके से जैसा आपका एग्जाम होता है उसी लेवल को मेंटेन करते हुए लगभग पेपर था। अगर हम देखें अब तक टोटल 11 मॉक्स हो चुके हैं, उन सबका सारा एनालिसिस मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इस पर्टिकुलर एग्जाम में अगर सेफ स्कोर की बात करूंगा तो ये 136 से 141 के आसपास जा सकता है अनरिजर्व कैटेगरी से, ठीक है। पेपर का लेवल अगर थोड़ा सा आसान जाएगा तो आपको नंबर ऑफ जो आपको स्कोर करना है वो भी थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। अगर मैं बाकी सेक्शन से कंपेयर करूं यहाँ पे तो रीजनिंग में ओवरऑल यहाँ पे 37 एवरेज जा रहा है, जबकि जो सबसे इजीएस्ट हमारा गया था वो 40 तक भी गया था। और हार्ड की बात करें तो हार्ड तो यहाँ पे 26 मार्क्स तक भी गए हुए हैं। ऐसी मैथ्स की बात करूंगा तो ये 30.14 गया है। इससे इजी मैथ्स के 2 पेपर पहले आ चुके हैं। जीके की अगर मैं बात करता हूं तो एवरेज को 17.76 है, ये मिडल में कहीं ना कहीं होगा। इंग्लिश में 31.21 है, तो ये और ये इजीएस्ट ही है, मतलब अब तक का इजीएस्ट टेस्ट इंग्लिश का रह सकता है जो ये था। और ये मीडियन मार्क्स हैं हर स्कोर के, टॉप 15 के एवरेज मार्क्स और सेफ स्कोर। चलते हैं आगे।
बाकी जो भी एग्जाम्स या टेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको टेलीग्राम पे मिलती है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। और एक चीज का जरूर ध्यान रखें, टेलीग्राम ने अभी ना एड्स स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो जैसे यूट्यूब पे आप वीडियो चलाते हो तो आपको स्टार्टिंग में ऐड आती है, टेलीग्राम पे भी कुछ एड्स ऐसी आती हैं, उसमें नीचे लिखा होता है एड्स, और उसके नीचे कुछ मैसेज वगैरह लिखा होता है। जिस भी मैसेज पे एड्स ऐसा कुछ लिखा हो, समझ जाना वो हमने नहीं भेजी है या टेलीग्राम चैनल ओनर ने नहीं भेजी है, टेलीग्राम खुद से एड्स लगाता है, ठीक है। यूट्यूब पे तो फिर भी हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम वीडियो की ऐड हटा सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम पे ये ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं होता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है और ये हटती नहीं है फिलहाल ऐड। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो अगर इस तरह का कोई भी मैसेज मिले प्लीज उसे इग्नोर करिए, उस पर क्लिक करके अपना पैसा वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए आप सभी लोग, ठीक है। और ये सिर्फ हमारे चैनल पे नहीं, जितने भी टेलीग्राम पे चैनल है मैक्सिमम चैनल्स पे आपको एड्स दिखेंगी, काइंडली अवॉइड दीज, ठीक है। आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, तो खुद भी थोड़ा स्मार्ट बनिए, ऐसे ही किसी भी ट्रैप में आप मत फंसिए, ठीक है। और जो लोग कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं एसएससी एग्जाम्स की, तो वो ऑफिसर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट्स की कंप्लीट क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है। जो नए टारगेट ग्रुप स्टार्ट होने वाले हैं 1 अगस्त से, एक तो CHSL 2025 टीयर 1 के लिए स्टार्ट होगा, जो वर्किंग एस्पिरेंट्स है उनके लिए भी स्टार्ट होगा 1 अगस्त से, और एक CGL 2024 टीयर 2 के हिसाब से एक टारगेट ग्रुप 1 अगस्त से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बेसिकली उन लोगों के लिए जिन्हें पता है कि हाँ टीयर 1 तो वो क्वालिफाई कर ही लेंगे, तो टीयर 2 को ध्यान में रखते हुए पहले कोशिश करेंगे टीयर 1 तक, टीयर 1 के हिसाब से टारगेट्स ने मतलब टॉपिक्स वही रखें, और उसके बाद इसके अंदर टीयर मतलब जो टीयर 2 के टॉपिक्स हैं वो ऐड किए जाएंगे, और बाकी आप ये देख सकते हैं, ठीक कहते हैं, जो CGL 2025 को टारगेट कर रहे हैं, और कोई नया टारगेट ग्रुप अभी स्टार्ट नहीं होगा, बाकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो ग्रुप्स हैं वो चलते रहेंगे। साथ ही साथ कंप्लीट तैयारी के लिए आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेस अगर आपको नीड है तो आप देख सकते हैं। अब मैं मैथ्स का सॉल्यूशन आपको कराने जा रहा हूं, जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे हमारे पास पहला सवाल है, इसे सिंप्लीफाई करके हमें बताना है कि हमारा आंसर क्या होगा। कैसे सोल्व करेंगे? 0.08 का स्क्वायर है, फिर 0.03 का, फिर 0.15 का, फिर 2 इंटू, अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखूं आपकी नजरों में, अगर मैं इसे a मान लूं तो ये दोनों कंबाइंड a स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया b स्क्वायर, ये क्या हो गया मेरे पास c स्क्वायर, फिर ये क्या है 2, ये a और ये b, फिर ये 2b और ये c, और फिर c और फिर ये a। तो ये किसका फॉर्मूला होता है जल्दी बताओ? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो इन तीनों को ऐड कर दूंगा, 0.08 प्लस 0.03 प्लस 0.15, इसका होल स्क्वायर हो गया। अगर हम नीचे देखेंगे तो नीचे मेरे पास कुछ वैल्यू दे रखी है, 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर। क्या मैं इसका डायरेक्टली कोई फॉर्मूला वगैरह लगा सकता हूं? नहीं, तो मुझे सिंपली कैलकुलेट करना पड़ेगा। 0.4 इंटू 0.4 0.16 प्लस 0.09 प्लस 0.01। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो 0.11 और 15, 0.26 का होल स्क्वायर है ऊपर, नीचे मेरे पास 0.26 ही है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.26, एक कट जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलें आगे, सिंपल था, साथ के साथ किया जाने वाला सवाल था। अगला सवाल हमारे पास, पढ़िए जल्दी से। देखो क्वेश्चन में कहता है एक आदमी ने 49,000 रुपीज इन्वेस्ट करे शेयर्स में 1:2:4 में, और जो डिविडेंड मिला वो 10%, 20% और 25% मिला इन्वेस्टमेंट पे 1 ईयर की। तो हमें बताना है टोटल डिविडेंड कितना मिला होगा। अब देखो डिविडेंड क्या होता है, बेसिकली मैं रो लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैंने 3 अलग अलग कंपनियों में लगा दिया। एक है मेरे पास रिलायंस, एक है मेरे पास एयरटेल और एक है मेरे पास BSNL, ठीक है। तो मेरे पास टोटल 49,000 रुपीज थे, मैंने इन कंपनियों में इतने 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 निवेश कर दिया, ठीक है, इस रेशियो में। तो आप पहले तो ये निकाल सकते हैं टोटल आपने कितना पैसा निवेश करा। तो आप कहेंगे सर टोटल मेरे पास 7 रेशियो हो गया। 7 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करता है? 49,000 जो मैंने टोटल निवेश किया है। तो 1 रेशियो किसके बराबर? 7,000 के बराबर। और तो टोटल रिलायंस में कितना इन्वेस्टमेंट हो गया? 7,000 का। एयरटेल में हो गया 14,000 का, और BSNL में कितना हो गया मेरा? ये हो गया इतना। अब हमने ये मान के चलो इन 3 कंपनियों में इतना इतना पैसा निवेश कर दिया। अब साल के अंत में क्या होता है, कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, मतलब एज कुछ बोनस वगैरह देती है उनकी इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। तो अगर हम देखें, जैसे मान लो एयरटेल ने क्या करा, जितने भी शेयर होल्डर्स थे सबको डिविडेंड बांट दिया 10%।
तो आपको भी 10% मिलेगा, लेकिन 10% किसका? जो आपने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कितना आपको यहाँ पे डिविडेंड के तौर पे मिलेगा, 7,000 रुपए आपने निवेश करे, इसका 10% निकालूंगा तो कितना आ गया? 700 रुपए। ऐसे ही अगर मैं देखूं यहाँ पे जो यहाँ पे 20% का आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो 14,000 का 20% निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 2 इंटू 14 28, तो 2800 होगा। और 28,000 का कितना यहाँ पे डिविडेंड मिल रहा है? 25%, तो ये कितना हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा। इन सबको सम कर दो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई 10500, तो ये डिविडेंड के तौर पे मिला होगा। चलूंगा आगे अब मैं। अच्छा, अगर ये चारों क्वेश्चन, इस पूरे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन की मदद से करना होता और आपको सोचना होता कि क्या चीज हो सकती है इसमें कॉमन जो मेरा आंसर आएगा, तो एक चीज आप चेक कर सकते थे, वो था इसमें 7 का मल्टीप्लीकेशन। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे 7 रेशियो मेरा इसके बराबर है, मैंने कहा 1 रेशियो मेरा इसके बराबर आएगा 7,000 के, तो मुझे इसमें 7,000 से मल्टीप्लाई करनी है, मतलब 7 से तो करनी पड़ेगी। और जब मैं इसका कुछ परसेंटेज निकालूंगा, परसेंटेज में फिक्स्ड वैल्यूज में, तो ये मल्टीप्लाई ही होगा एक तरीके से, जो वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो 7 जो आंसर होगा मेरा 7 का मल्टीपल रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। अगर आंसर मेरा 7 का मल्टीपल रहेगा तो चारों ऑप्शन में चेक कर लो 7 से कौन कौन कटेगा। जैसे पहला ऑप्शन 7 से नहीं कट रहा, ये वाला ऑप्शन 7 से कट रहा है, क्या ये वाला ऑप्शन 7 से कट रहा है? नहीं कट रहा। क्या ये वाला ऑप्शन 7 से कट रहा है? 45, 42, 35, ये वाला ऑप्शन भी 7 से कट रहा है। तो आप यहाँ पे दो ऑप्शन में मिक्स हो जाते हैं। चले आगे, एक्चुअल हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ये। तो ये एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है जो आगे फ्यूचर क्वेश्चंस में क्या पता आपको मदद करे। लेकिन अगर सिंपल क्वेश्चन है जैसे कि, तो आप डायरेक्टली भी सोल्व कर लें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चारों में चेक करना डिविजिबिलिटी से इट टेक्स टाइम। ठीक है, मुश्किल कैलकुलेशन कहीं होती है तो यू कैन ट्राई दैट आउट, बट फॉर द टाइम बिंग यू कैन सोल्व इट विद द बेसिक मेथड। चलेंगे आगे अब हम। अगला सवाल कहता है मेरे पास लीस्ट वैल्यू बता दो x प्लस वाई की, जिससे कि ये मेरे पास जो नंबर है ना, ये किससे डिविजिबल हो जाए? 88 से डिविजिबल हो जाए। 88 से डिविजिबिलिटी का मतलब है कि ये किससे कटे? 8 से भी कटे और 11 से भी कटे। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट मेरी किससे कटनी चाहिए? 8 से कटनी चाहिए। तो y32 किससे कटना चाहिए? 8 से। आपको पता है अगर y की जगह क्या होता? इनिशियली 0 होता मेरे पास, तो क्या 032 कट जाता 8 से? कट जाता। तो मेरे पास यहाँ पे y क्या हो सकता है? 0। और जब भी अगर ये हमें मिल गया इवन, तो क्योंकि ये 100 प्लेस पे है तो हम सारी इवन वैल्यूज लिखते हैं। 100 प्लेस पे अगर ओड वैल्यू हो तो सारी ओड वैल्यू लिखते हैं 8 के डिविजिबिलिटी में। तो ये 0, 2, 4, 6 और 8 ये वैल्यूज ले सकता है y। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं 11 के डिविजिबिलिटी की। ये कहता है ओड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम कर दो, इवन प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम कर दो। ओड प्लेस का सम करूंगा 6, 4, 10, 13, 16। इसमें से अगर इवन प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उन्हें घटा दूं अगर मैं, तो 5, 7 और 2, 9, 9 प्लस x प्लस वाई। जो ये वाली वैल्यू है या तो ये 0 हो या फिर डिविजिबल बाय 11 हो। 0 भी इसलिए क्योंकि 11 से कट रही है। तो क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं? आप कहेंगे सर यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू हो सकती है? 16 माइनस 9 कर दूंगा तो 7 बचेगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू अगर मैं 7 कर दूं तो क्या ये पूरी की पूरी वैल्यू मेरी 11 से कट जाएगी? मतलब 0 आ जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा, तो पॉसिबल है। x प्लस वाई 7 पॉसिबल है। और अगर यहां पे मैं y को, क्योंकि मुझे x प्लस वाई का मिनिमम मान चाहिए, तो यहां पे 7 आ रहा है। इसके अलावा और क्या क्या वैल्यूज हो सकती थी? आप कहते हैं सर इससे छोटा तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 16 में से 9 को घटाऊंगा, 7 माइनस x प्लस वाई है। अब x प्लस वाई 11 का डिविजिबल बनाने के लिए या तो आप क्या करो, इसे 18 बना दो। 18 बना दोगे तो माइनस 11 आएगा, तब डिविजिबल होगा, वरना आपको 7 रखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो x प्लस वाई या तो 7 होगा या फिर 18 होगा। हमसे मिनिमम पूछा है तो वो 7 ही होना चाहिए आंसर। बस हमें एक चीज और वेरीफाई करनी पड़ेगी, ऑल्दो ऑप्शन में 18 नहीं है तो मैं 7 के साथ चला जाऊंगा। हमें यह भी चेक करना होता है कि जो पहली कंडीशन थी वो ब्रेक तो नहीं हो रही। तो यहां पे मुझे क्या मिल रहा था? यहां पे तो मुझे सिर्फ इतना मिल रहा था कि y क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं y को 0 रख देता हूं तो x 7 हो जाएगा। y को 0 रख देता हूं तो x 7 हो जाएगा। तो हमारे पास x प्लस वाई 7 आ गया। क्वेश्चन एग्जामिनर थोड़ा और अच्छा बनाना चाहता है इस पर्टिकुलर केस में, तो क्या हो सकता था? इस पर्टिकुलर केस में एग्जामिनर ये भी आपसे पूछ सकता था कि कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं x प्लस वाई की, या x और y के कितने पेयर्स ऐसे पॉसिबल होंगे जिसमें हमें लीस्ट सम मिले x प्लस वाई का।
अगर हमसे पूछ लेता क्या लीस्ट सम चाहिए हमें एक्स प्लस वाई का, कितने पेयर्स पॉसिबल हैं एक्स प्लस वाई की, इस चीज को पॉसिबल करने के लिए एक्स वाई की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो आप कहते उस केस में अब मुझे यहां पे ये वाली मदद लेनी पड़ती। मैं कहता सर पहले तो मैं y को रखूंगा 0, तो मेरे पास x कितना आ जाएगा 7, y को 2 रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 5, y को फिर मैं 4 रख सकता हूं तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 3, और y को 6 रखूंगा तो ये 1। तो उस केस में मेरे पास 4 पॉसिबल वैल्यूज होती है x और y की, जिसमें मुझे x प्लस वाई का मान मिनिमम मिलता। ऐसा भी पूछ सकता था, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स पूछ सकता था, जिससे कि ये वाली वैल्यू मेरी x और y दोनों से डिविजिबल हो। हर तरह का सवाल बनाया जा सकता है, आपको लैंग्वेज पढ़ के क्वेश्चन करना है, हमने तो बहुत सिंपल सा पूछा था। अगला सवाल हमारे पास पढ़िए, एवरेज का सवाल है। कहता है राजेंद्र एक डिलीवरी बॉय एक मल्टीनेशनल कंपनी में, जो उसे पर डिलीवरी 90 रुपीज देती है, ठीक है, एक महीने में 31 कॉन्जिक्यूटिव वर्किंग डेज है, उसका पर डे अर्निंग एवरेज में 660 रुपीज है, ठीक है, फर्स्ट 15 डेज की अर्निंग 641 रुपीज पर डे के हिसाब से है, लास्ट 15 डेज की अर्निंग 670 रुपीज पर डे के हिसाब से है। तो हमें बताना है 16th डे में उसकी अर्निंग क्या रहेगी। अगर क्वेश्चन आपने पढ़ लिया तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पर डिलीवरी वो दिन में कितना कमाता है, इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें टोटल पर डे के हिसाब से देखना है कि पर डे वो कितना कमा रहा है। तो अगर बेसिक से जाएंगे तो आप ऐसा देख सकते हैं कि यार मेरे पास 31 कॉन्जिक्यूटिव डेज है, एवरेज में कितना कमा रहा है वो 660 कमा रहा है, तो टोटल अर्निंग ये हो गई, टोटल को इक्वेट कर दो। अब यहां पे मेरे पास पहले 15 दिन एवरेज में कितना कमा रहा है 641, लास्ट के 15 दिन कितना कमा रहा है एवरेज में, ये कमा रहा है मेरे पास 672, तो बचा कितना 15 30 दिन हो गए, एक दिन बचा, उसे x मान के सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया बिल्कुल बेसिक वर्जन, लेकिन हम एक्चुअली एग्जाम में ऐसा नहीं करते, हम इसे ओरली करने की कोशिश करते हैं कि डेविएशन मेथड से हम ओरली देख लें कि कितना मेरा आंसर आएगा। अच्छा, अगर मैं डेविएशन लगाता हूं, क्वेश्चन के क्वेश्चन में ही लगा लो तो आपको ज्यादा सही दिख जाएगा। यहां पे मेरे पास 660 है, यहां पे एवरेज है 641, एवरेज से कितना कम हो गया 19 कम हो गया, ठीक है, यहां पे एवरेज से कितना कम हो गया मेरे पास, यहां से एवरेज से 12 ज्यादा हो गए, ये भी 15 वैल्यूज हैं, ये भी 15 वैल्यूज हैं। अगर मैं डेविएशन कंसेप्ट लगाऊंगा तो आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, पहले 31 था, फिर 15 था, 15 था, मैं मान लेता हूं ये 15 को घटा देता हूं तो जो रिमेनिंग है मेरे पास 1 बचेगा, ठीक है। 31 का एवरेज डेविएशन अगर मैं देखूं तो 0 का होगा, यहाँ पे इस 15 पे डेविएशन कितने का है, एक पे -19 का है, एक पे +12 का है, तो नेट डेविएशन अगर मैं निकालूंगा 31 इंटू 0 0, -15 कर दिया कॉमन, और इसमें -19 + 12 ये बचेगा मेरे पास -7 का डेविएशन, तो टोटल डेविएशन आ गया मेरे पास कितने का 15 इंटू 7 105 का। तो जो ये वाली वैल्यू होगी ना, एक डे का जो एवरेज नहीं दे रखा, वो जो पुराना एवरेज था मेरा, टोटल का जो एवरेज है उससे 105 ज्यादा होना चाहिए। पहला एवरेज था मेरा 660, इसमें 5 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 665, सॉरी 765, दिस इज माय आंसर। चलें क्या आगे, डेविएशन कंसेप्ट याद रखना है, डेविएशन कंसेप्ट से करोगे क्वेश्चंस में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे 2 वैल्यूज होती, उनका सम पूछता, तो उस केस में क्या करते हैं हम, 2 इंटू में 660 प्लस 105 करते हैं, तो उस केस में मेरे पास 2 वैल्यूज का सम आ जाता। अगर बीच में 2 वैल्यूज मिसिंग होती, 3 वैल्यूज मिसिंग होती, तो 3 इंटू में 660 प्लस जो मेरे पास डेविएशन आया उसे ऐड करके कर लेते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, उसकी अनइक्वल साइड 10 सेंटीमीटर है, इक्वल साइड 13 सेंटीमीटर है, तो हमें बताना है कि एरिया क्या होगा ट्राइंगल का। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, सभी लोगों ने आई होप कर ही लिया होगा। मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल कुछ इस तरीके का है, इक्वल साइड 13 अनइक्वल साइड 10, इसका एरिया बताना है। कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दो तो नीचे वाली साइड को बाइसेक्ट भी करेगा, है ना, तो ये 10 है, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5। 13 5 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं 12 के साथ, तो ये वाली साइड आ जाएगी 12।
एरिया क्या होता है सबलस ट्राइंगल में, बेस का आधा इंटू हाइट, तो 5 इंटू 12 ये हो जाएगा 60। क्वेश्चन हो गया खत्म। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन में क्या आता है, एक शॉपकीपर जो शुगर उसे 45 रुपी पर केजी के हिसाब से पड़ रही है उसे 48 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेचता है और बेईमानी भी करता है, वो 1 किलो शुगर की जगह सिर्फ 950 ग्राम शुगर देता है, तो हमें बताना है उसका परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया डायरेक्टली रेशियो मेथड यूज करो। एक होता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस, एक मैं मान लेता हूं सेलिंग प्राइस। 45 की पड़ रही है, 48 की बेच रहा है, 45 और 48। दूसरा हमें क्या दे रखा है कि 950 ग्राम दे रहा है 1000 ग्राम की जगह, तो उसे पड़ कितने का रहा है, 950 ग्राम जो दे रहा है एक्चुअली कॉस्ट प्राइस उसका उतने का ही लगेगा, लेकिन चार्ज कितने के कर रहा है, वो 1000 ग्राम के पैसे चार्ज कर रहा है, तो ये कॉस्ट ये सेलिंग प्राइस। अब यहां पे हमें टोटल प्रॉफिट बताना है, तो सोल्व करके आप अपना आंसर निकाल लीजिए। अगर मैं सोल्व करता हूं, देखो यहां से कट जाएगा, किससे 5 से काट दूंगा तो 19 और ये आ गया 20, कोई दिक्कत यहां पे नहीं। यहां पे भी आप कहें तो 3 से काट सकते हैं, 15 और यहां पे 16, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 19 इंटू 15 285। अच्छा यहाँ पे 5 से कट रहा है ना ये, रुको इसे 5 से और काट दो, 4 और ये 3, ये आ गया मेरे पास 57, 19 इंटू 3 और 4 इंटू 16 ये आ गया 64। कितने का प्रॉफिट हो गया, मुझे 7 का प्रॉफिट हो रहा है 57 पे। कितने परसेंट प्रॉफिट हो गया, आप कहेंगे सर 7/57 इंटू 100, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा लो और परसेंटेज में लिख दो, तो लगभग मेरे पास 12 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा। तो पहले तो 1 से करा 130, फिर 2 से करा तो 4, फिर मेरे पास 160 बच गया, लगभग 0.28 ये वैल्यू जाएगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चले आके अगला सवाल, मेरे पास एक स्फेयर का डायमीटर दे रखा है, हमें बताना है वॉल्यूम क्या होगी स्फेयर की, पाई को हमें 22/7 लेना है। देखो एग्जैक्ट वैल्यूज में आंसर कहीं अप्रोक्सीमेशन कुछ लग नहीं रहा, तो आप जब हम इस तरह का सवाल देखते हैं तो स्पेयर के केस में आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है, किस किस से हम चीजों को डिवाइड करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं। मेरा आंसर जो मल्टीपल ही होता है वॉल्यूम के केस में, ठीक है, अगर इंटीजर वैल्यू में आंसर आ रहा है वो 11 का मल्टीपल होता है, वो 9 का मल्टीपल होता है, वो 7 स्क्वायर का मल्टीपल होता है, ठीक है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो चारों ऑप्शन में आप चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए कौन सा किसका मल्टीपल है। जैसे 11 का तो ये भी है, ये भी है, क्या ये 11 का है, 7 4 11 9 ये नहीं है, क्या ये 11 का है, ये है, ये 3 ऑप्शन 11 के मल्टीपल है। फिर 9 का डिविजिबिलिटी रूल, मतलब 9 से कटना चाहिए तो डिजिटल सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, चेक कर लो। 10 4 14 ये नहीं आ सकता, 7 दूनी 14 ये भी नहीं आ सकता, यही आएगा सर, तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो सकता है। अब ये कैसा आया देख लो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई दैट इज 22/7 अगर हमें लेना हो, तो रेडियस का क्यूब। तो आप कहेंगे सर देखो डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं चाहिए मुझे, तो मुझे क्या चाहिएगा, 3 और 7 का क्या चाहिएगा, मल्टीपल चाहिएगा, कहां पे, रेडियस में, और रेडियस में अगर 3 और 7 का मल्टीपल आ गया तो यहां पे 3 इंटू 7 है, तो यहां पे भी तो 3 इंटू 7 और 3 इंटू 7 मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो जो मेरा आंसर होगा वो 3 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर का मल्टीपल भी होगा, तो 3 का स्क्वायर ये और 7 का स्क्वायर ये। यहाँ पे अगर 22 को मैं देख रहा हूं तो ये क्या होता है, 11 इंटू 2 तो 11 का मल्टीपल भी होगा। इस तरीके से हम ये चीज निकालते हैं। बाकी अगर आप सोल्व करना चाहें बेसिक से, तो देखो यहाँ पे 21 हमें क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, तो 4/3 इंटू 22/7 21 21 21, और ये डायमीटर है तो रेडियस के लिए बाय 2 बाय 2 बाय 2, 2 2 2 2 से ये गया और 4 से ये गया, यहां से मेरे पास ये गया, यहां पे 11 बचा था मेरे पास। 21 इंटू 21 441 होता है, इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 1 और 4 5 4 और 4 8 और 4, यही आंसर आएगा। चले आगे, तो ये हो गया बेसिक से। मॉक टेस्ट का सबसे मुश्किल क्वेश्चन ये कहता है, मेरे पास एक सवाल है, एक अमाउंट है जो बन जाता है 5932 2 ईयर्स में और 6828 3 ईयर्स में कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो हमें बताना है सम क्या होगा करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, मेरे पास कुछ प्रिंसिपल रहा होगा,
उसे अगर मैं 2 सालों के लिए निवेश करूं तो अमाउंट बनता है मेरे पास 5932 और 3 साल में बनता है कितना 6828। हमें बताना प्रिंसिपल कितना होगा। तो एक बेसिक तरीके से अगर मैं करने की कोशिश करूं तो हमारे पास जनरली अप्रोच क्या होती है, आप कहते हैं कि सर 1 साल में यहां से इतना हुआ, तो इसमें क्योंकि कंपाउंड टेस्ट वाली सीरीज जो चलती है, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज चलती है कंपाउंड टेस्ट में, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करूं कि आ जाए, तो आप कहेंगे सर इसमें मल्टीप्लाई कर दो 6828 डिवाइडेड बाय 5932। इसमें ये मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो प्रिंसिपल में ये वाली वैल्यू क्या है, अगर मैं इसे k मान लूं तो यहाँ पे मैं k मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे k स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि 2 साल का गैप है, तो प्रिंसिपल में 2 बार इसका मतलब इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास अगर बेसिक से आपको करना है तो प्रिंसिपल इनटू में 6828 डिवाइडेड बाय 5932 इसका होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा 5932 के बराबर। इसे सोल्व करके आप प्रिंसिपल की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और ये भी आप एक लिमिट के बाद काट नहीं पाएंगे इसे, तो बहुत मुश्किल कैलकुलेशंस आपकी बन सकती है, ठीक है। तो जो कि गिवन टाइम में कर पाना मुश्किल है, और आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा ये। और इसके बाद चारों ऑप्शन में अगर नियरेस्ट आंसर मैं देखूं यहाँ पे, तो इसके नियरेस्ट आंसर आएगा ये ऑप्शन नंबर ये। तो हमें यही मार्क करके एग्जाम में आना है, क्योंकि एग्जामिनर कहाँ अप्रोक्सीमेशन ले रहा है, बीच में किन किन स्टेप पे अप्रोक्सीमेट करके उसने आंसर निकाला है, इट कैन वेरी, ठीक है। तो ये एक हो गया इसका जनरल तरीका करने का। दूसरा तरीका हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन को होता है कि हम निकाल लें कि भैया अमाउंट 2 से अमाउंट 3 पर जा रहे हैं, ब्याज कितना लगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट में निकाल लो, फिर प्रिंसिपल में 2 साल इस रेट से बढ़ा के वैल्यू को अपना ये वाला आंसर हम निकाल लेते हैं। अगर मैं इस मेथड से करने की कोशिश करूंगा तो आप देखेंगे पहले कितना ब्याज मिला, इसमें से इसे घटाऊंगा, तो मेरे पास यहाँ पे 28 में से 32 को घटाया तो 128 में से घटेगा बेसिकली, तो 96 आएगा। यहाँ पे बचा 67 में से 59 को घटाऊंगा तो बचेगा 8। इतने का ब्याज मिला कितने पे 5932 पे। परसेंटेज में निकालूंगा तो इंटू 100% करना पड़ेगा, तो 2 जीरो लगा के परसेंटेज। अब देखो यहाँ पे फिर से आपके लिए कैलकुलेशन बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पे आप इसे काटना कहाँ तक काटेंगे, आप काट के देख लो कि पूरा कट रहा है नहीं कट रहा। अगर मैं यहाँ पे इसे 4 से एलिमिनेट करता हूँ पहले, तो मेरे पास 2 जा 4 जा, और यहाँ पे इसे 4 से काटूंगा तो 1 जा 19, 4 जा फिर 9 जा और फिर 3 जा। क्या यही वैल्यू आ रही है? अगर आप इसे बिल्कुल पूरा सोल्व करने की कोशिश करेंगे, अब आगे आप क्योंकि 12 और 17 है, सम बन रहा है 17 और ये बन रहा है 8, तो इनमें से कोई भी वैल्यू ना मेरी 3 से कट रही तो 9 से भी नहीं कटेगा। आप 7 से ट्राई करेंगे तो 7 से भी नीचे वाली वैल्यू नहीं कट रही है। तो अब आगे एक करके ऐसे चेक करते रहेंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल आपके लिए हो जाएगी, कटेगा नहीं कटेगा। तो मैं मान लेता हूँ फिलहाल ये आगे नहीं कटेगा, तो आपको अप्रोक्सीमेट यहाँ पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि परसेंटेज इंक्रीज कितने का। अगर आप रफली देखें तो आप कह सकते हैं सर ये वाली वैल्यू 1500 के आसपास है, ये वाली वैल्यू मेरी 22500, थोड़ा सा और अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे कुछ बढ़ाया थोड़ा वहां बढ़ा दिया, तो लगभग ये 1.5 मतलब 15 गुना के आसपास जा रहा है। अप्रोक्सीमेटली 15% मेरा इफेक्टिव रेट हो सकता है। अगर आप पूरा सोल्व करेंगे इसे तो आपका ये 15.1% के आसपास दिखाई देगा, ठीक है। फिर 2 साल का है तो 15.1 का आप 2 साल का इफेक्टिव निकालेंगे, तो आपके पास 15 का तो हमें पता है कि 2 साल का इफेक्टिव 32.25 आता है, 0.1 है तो 1 और जोड़ दो, और थोड़ा 0.1 की वजह से जो फाइनल चेंज आता है उसमें भी क्या पाएगा, तो हो सकता है 32.5 की तरह चला जाए। ये देखो बड़ा अप्रोक्सीमेशन आपको लेने पड़ेंगे, वरना नहीं कर पाओगे। ऐसे बेसिक से चलते रहे तो आंसर आएगा ही नहीं। और ये कैलकुलेशन अगर आप सोचें कि आप सोल्व करके निकाल लेंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको वही करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन तभी करने वाला है जब आपके पास लास्ट में 4-5 मिनट और आराम से फ्री बैठे हो, तो आप क्वेश्चन की कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपने देखा यहाँ पे ये वाली वैल्यू लगभग वैसी आएगी। बेसिक से करते तो आप कहते हैं सर 15.1 प्लस 15.1 प्लस 15.1 इंटू 15.1 डिवाइडेड बाय 100। इसे करने लगोगे तो बहुत ज्यादा टाइम ले जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली मैंने 15 से कंप्यूट कर लिया, ये 32.5 के आसपास आएगा। तो आप कहेंगे सर प्रिंसिपल का ब्याज मिला है 32.5, तो अमाउंट कितना होगा 132.5%। ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 5932 के जो 2 साल के बाद वैल्यू बनी है। इसे सिंप्लीफाई करोगे प्रिंसिपल तो आपके पास यहाँ पे आएगा 5932 डिवाइडेड बाय 132.5 इंटू में 100%, इंटू में 100 मतलब, और पॉइंट
ये एलिमिनेट करने के लिए ऊपर नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 0 लगा दो, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं, तो मेरे पास ये आ जाएगा 265 और यहाँ पे मेरे पास 2 जीरो एडिटीज रहेंगी और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके 64118। अब इसे कैलकुलेशन कर लो, आप सोल्व करके वैल्यू निकाल लो क्या आएगा। अगर आप करना चाहो या तो आप 5 से और काट लो, वरना आप देखो कि स्टार्टिंग में मेरे पास क्या है, 2 डिजिट से स्टार्टिंग की मैं अपना आंसर बता सकता हूं क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है। और अगर 2 डिजिट से बचा सकता हूं तो मेरे पास इसे या तो 2 से मल्टीप्लाई करके थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, तो आपके पास यहाँ पे 53 का टेबल बचेगा। वरना 265 से डायरेक्टली करना चाहो तो 265 से कर लो। देखो पहले तो 4 टाइम्स जाएगा, 65 इंटू में 4 करूंगा तो 260 और 80, तो 1060 आएगा। इसमें से 1060 घटाऊंगा तो मेरे पास ये बचेगा 126400। फिर कितने टाइम्स आएगा, आप कहेंगे सर फिर से 5 टाइम्स करूंगा तो ज्यादा चला जाएगा, 1300 समथिंग हो जाएगा, तो फिर से 4 टाइम्स ही कुछ जाएगा, तो फिर कोई वैल्यू आएगी। तो स्टार्टिंग की 2 डिजिट 4 मिलेगी। 4 ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट बैठेगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है 4-5 वाली भी ये बहुत आगे है 4-5 से, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जा सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट अप्रोक्सीमेशन एंड अदर थिंग्स। तो थोड़ा परेशान ये सवाल एग्जाम में आपको जरूर करेगा। अगला सवाल हमारे पास कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। इस टाइप का हमने पहले भी देखा है सवाल। देखो एक्स स्क्वायर है, हमें पावर कहां तक जाना है, 8 तक जाना है, मतलब इसकी पावर 4 टाइम्स करनी है। 2 इंटू 4 करूंगा तो 8 आएगा ना, 4 टाइम्स पावर जानी है, मतलब 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, पहले तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। हम कहते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये कितना आएगा, ये मेरे पास 13 आएगा, है ना। 13x उधर गया, फिर x से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। फिर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालूंगा तो आप कहेंगे सर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 2 167 आ गया। अब पावर 4 पे जाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर हो गया, अब पावर 4 पे जाऊंगा तो मेरे पास 1 अपॉन एक्स की पावर 4 ये आएगा 167 का होल स्क्वायर और माइनस में 2। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, मुझे क्या चाहिए, पावर 8 चाहिए। क्या यहाँ पे पावर 8 बनेगी जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा। आप कहेंगे सर ये x की पावर 8 प्लस 1 और ये x की पावर 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी मेरे पास यहाँ पे इसे सोल्व करके ब्रैकेट में वैल्यू आएगी। कहीं ना कहीं यही चीज होने वाली है मेरे पास। और यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, x की पावर 8 माइनस में, ये वाली वैल्यू इधर लेके जाऊंगा तो माइनस में जाएगा, हो सकता है लगभग यही वैल्यू जाए। और प्लस 13 पूछा है हमसे, प्लस 1 तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो मुझे अपना आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू अगर मैं इधर ले जाता हूं x की पावर 4 वाली, तो इधर माइनस और ये हो जाएगा 0। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस 13 चाहिए, तो यहाँ पे प्लस 12 करना पड़ेगा और यहाँ पे भी प्लस 12 करना पड़ेगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा 12। अब देखो ध्यान से, ये मैंने कैलकुलेशन अभी करी नहीं है, ये वाली वैल्यू निकाली नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे टाइम लग सकता है कैलकुलेशन करने में, जैसे स्क्वायर करने की ट्रिक्स वगैरह नहीं पता। तो वहां पे आप समझ जाना कि एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसी तरीके से उसने फ्रेम करा, और मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये लगभग यही वाली वैल्यू जाएगी मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर करने पे, स्क्वायर माइनस 2 करने पे। वरना आप पूरा का पूरा निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। वन 167 का हम स्क्वायर किस तरीके से करेंगे, देखो इसे आप ब्रेक कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि मैं इसे या तो 1 और 67 में ब्रेक करता हूं, या फिर मैं 16 और 7 में ब्रेक करता हूं। मेरे ऊपर है कि मुझे किसका स्क्वायर इजीली पता है। 16 का स्क्वायर मुझे याद है, 67 का स्क्वायर हो सकता है मुझे निकालने में थोड़ा सा टाइम लगे, तो बेटर है मैंने स्टार्टिंग की 2 डिजिट को यूज करते हुए मैंने इसे कर दिया। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया, मैंने 16 और 7 में ब्रेक करा। आपको कुछ नहीं करना, फिलहाल मैं इसे मान लेता हूं a और इसे मान लेता हूं b। तो इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 1 प्लस b, क्योंकि सिंगल डिजिट का है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा b स्क्वायर, फिर मैं एक सिंगल डिजिट में लिखूंगा 2ab, और फिर उसके बाद जो भी वैल्यू इधर आएगी वो आएगा a स्क्वायर। तो अगर मैं सॉल्व करता हूं यहाँ पे, तो 7 का स्क्वायर 49, 4 कैरी फॉरवर्ड हो गया। 2ab करूंगा तो 2 इंटू 7 इंटू 16 इंटू 7 112 इंटू 2 224, और उसके अंदर हमें क्या ऐड करना था, यहाँ पे 4 कैरी फॉरवर्ड था, 224 प्लस 4 228, 22 मेरा कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है,
256 में 28 को जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 278 आएगा, तो 27889, दिस विल बी माई स्क्वायर ऑफ 167, और उसमें से मुझे 2 घटाना है तो ये वाली वैल्यू आएगी 27887। क्लियर हो गया। तो स्क्वायर करने की ट्रिक्स वगैरह आप याद रखिए, और भी आप प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं। मान लो मुझे क्या करना है, मुझे स्क्वायर करना है 2 या मुझे 320 से 2 का स्क्वायर करना है मुझे, तो क्या वैल्यू आएगी, आप इसे ब्रेक कर सकते हैं, या तो आप इसे ब्रेक करें कुछ इस तरीके से 32 और 2 में, या फिर 3 और 22 में ब्रेक करें। ठीक है, अगर आप 2 डिजिट ले रहे हैं यहाँ पे ए में, तो लास्ट में यहाँ पे आपको 2 डिजिट छोड़नी पड़ेगी, यहाँ पे 2 प्लेस छोड़ने पड़ेंगे, और यहाँ पे आपको आगे की वैल्यू छोड़नी पड़ेगी। अगर लास्ट 2 डिजिट को ब्रेक करके मैं करूं तो आप कहेंगे यहाँ पे आएगा 22 का स्क्वायर, दैट इज 484, 84 4 कैरी फॉरवर्ड हो गया। यहाँ पे आएगा 2ab 2 स्पेस में, तो 2 इंटू ए बी है 66 इंटू 2 132 हो गया, तो 3 2 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आ गया 9। अगर इसका सम कर दूं मैं यहाँ पे तो 84 3 6 और ये 10, ये वैल्यू आएगी। क्लियर। आप इसे 32 और 2 के टर्म्स में ब्रेक करके करना चाहें तो आप कहेंगे सर 2 का स्क्वायर मेरे पास यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक प्लेस में लिखना है क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट है, तो यहाँ पे भी सेकंड भी एक प्लेस में आएगा 2ab, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 32 128, तो यहाँ पे 8 और 12 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, और उसमें 12 जोड़ दूंगा तो 1036। किसी भी तरीके से कर सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगला सवाल हमारे पास, कहता है एक पर्सन घर से सुपरमार्केट जाता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वापस आता है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पूरी जर्नी में से 2 आवर्स और 30 मिनट्स लगते हैं, तो हमें बताना है घर से लेके सुपरमार्केट तक की दूरी क्या रही होगी। ठीक है, तो आप चाहें तो इसे एवरेज स्पीड के कंसेप्ट से कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे बेसिक मेथड से कर सकते हैं। देखो बेसिक मेथड ये हो सकता है कि मैंने मान लिया घर से लेके सुपरमार्केट तक की दूरी क्या है डी डिस्टेंस पहले वो गया 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, फिर डी डिस्टेंस वो वापस आया किससे 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो टोटल टाइम कितना लग गया इतना, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू टाइम, ये किसके बराबर है 2 आवर्स 30 मिनट मतलब 2.5 आवर्स। अगर आवर्स की फॉर्म में लिखूंगा तो 5/2। सिंप्लीफाई करके आपको डी का मान बताना है कि मेरे पास क्या आएगा, कि डिस्टेंस कितना था घर से लेके सुपरमार्केट का। तो मेरे पास यहाँ पे डी 8 और 12 का एलसीएम लूंगा 24 आ जाएगा, 2 और 3 5 आ जाएगा, और ये 5/2 आ जाएगा। 5 से 5 एलिमिनेट, 2 से 24 को 12, और डिस्टेंस आ गया मेरे पास सिंप्लीफाई करके 12 किलोमीटर। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका अगर आप करना चाहें तो एवरेज स्पीड के कंसेप्ट से कर सकते हैं। एवरेज स्पीड से क्या होता है, आप कहेंगे सर क्योंकि सेम डिस्टेंस हम जा रहे हैं सेम डिस्टेंस आ रहे हैं, अगर डिस्टेंस सेम हो जाए तो मेरे पास एवरेज स्पीड क्या होती है, ये होती है 2uv अपॉन में u प्लस v। ये तो एवरेज स्पीड हो गई पूरी जर्नी की। टोटल टाइम कितना लग रहा है 5/2 आवर्स लग रहे हैं, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे घर से सुपरमार्केट गए और घर से सुपरमार्केट आए, तो मैंने स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस करा, तो डिस्टेंस कितना है मेरा 2d है। तो यहां से सोल्व करूंगा तो मुझे 2d की वैल्यू मिलेगी, और यहाँ पे आप d निकाल सकते हैं। और uv क्या होगा मेरे पास, u का मान मुझे दे रखा है 12 और यह दे रखा है 8। सोल्व करके आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, आपके ऊपर आप कौन सा मेथड यूज करना चाहें। अगला सवाल कहता है इन तीनों एंगल्स में से कौन सा एंगल हमारे क्या बनाते हैं, एक ट्राइंगल को बनाते हैं। ट्राइंगल के सभी कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री हमें फाइंड आउट करना है, ये एंगल बना रहा है ऑप्शन नंबर बी, बाकी तो चेक करने की जरूरत नहीं है, दिख गया हमें। अगला सवाल, रूट ए अगर 4b के बराबर है तो a/b² किसके बराबर होगा। तो आप कहेंगे सर रूट ए बी को नीचे ले गए तो ये आ गया 4, स्क्वायर कर दो तो a/b² आ गया किसके बराबर 16। खत्म हो गया। तो ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आएंगे, तो मुश्किल क्वेश्चन पे अटकना नहीं है आपको। अब टाइम एंड वर्क का सवाल है, इसे भी 2 तरीके से हम देख सकते हैं। पहला देखो, कहता है कि ए अकेले एक काम को 18 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। दोनों ने साथ मिलकर 6 दिन तक काम करा।
बचा हुआ काम ए और सी ने मिलके 3 दिन में खत्म करा, तो हमें बताना है सी अकेला काम को कितने टाइम में कर सकता है। जब भी इस तरीके का सवाल हो, हमें पता है क्या टोटल टाइम, अगर टाइम दे रखा है ए और बी का, तो टोटल वर्क मान लो इन दोनों का एलसीएम और उससे क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करो। 18 और 24 का एलसीएम लूंगा तो क्या 72 आएगा। टोटल वर्क इतना, टाइम इतना, तो एफिशिएंसी की बात करूंगा, ए की एफिशिएंसी कितनी 4 और बी की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। दोनों साथ मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 और 3 7 काम करेंगे। दोनों ने साथ मिलके 6 दिन तक काम करा। उसके बाद क्या हुआ, 3 दिन तक ए और सी ने मिलके काम करा। ए एक दिन में कितना काम करता है 4, मैं मान लेता हूं सी एक दिन में सी काम करता है। टोटल काम हो गया ना, टोटल काम कितना है 72। सोल्व कर लो यहाँ पे, ये मेरे पास 42 बनेगा, इधर घटा दूंगा तो बचेगा 30, 3 से काट दूंगा तो बचेगा 10, 10 में से 4 को घटा दूंगा तो सी का मान आ जाएगा 6। अगर सी का मान 6 है तो एक दिन में सी 6 काम करता है, टोटल काम में 72 कितने टाइम में करेगा, तो आप कहेंगे सर 72 डिवाइडेड बाई 6, ये आ जाएगा 12। क्वेश्चन हो गया खत्म। ये बेसिक तरीका है जिससे हम हमेशा ही सवालों को करते हुए आए हैं, ठीक है। कभी भी फंसोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी दूसरा मेथड भी कई कुछ लोगों के दिमाग में चल हो सकता है चल रहा हो। आप कहेंगे सर यहाँ पे मेरे पास क्या है, ए अकेला टोटल काम को कितने दिन में करता है। मैं ऑल्टरनेट मेथड बताता हूं, लेकिन जरूरी नहीं आप वो यूज करें, किसी किसी क्वेश्चन में ज्यादा हैंडी हो जाता है, बाकी ये वाला मेथड बेस्ट रहता है हर तरह के क्वेश्चन में। ए अकेला 18 दिन में काम करता है पूरा। ए ने कितने दिन करा, देखो पहले तो उसने बी के साथ 6 दिन करा, फिर सी के साथ 3 दिन करा, तो ए ने 9 दिन काम कर लिया। 18 दिन में पूरा काम करेगा ए, तो 9 दिन में कितना काम करेगा, आप कहेंगे सर 9/18 काम तो ए ने कर लिया, ठीक है। अगर मैं बी की बात करता हूं, बी ने टोटल 6 दिन काम करा और 24 दिन में पूरा काम कंप्लीट करता है, तो मैं कहूंगा 6 दिन में कितना काम करा होगा, एक दिन में 1/24 करेगा, 6 दिन में इतना काम करेगा। टोटल कितना काम हो चुका है आप देखो यहां पे, आप कहेंगे सर मेरे पास 1/2 प्लस 1/4, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 3/4। 3/4 वर्क हो चुका है, बचा कितना है 1/4 वर्क। ये किसने करा होगा, ये सी ने करा होगा। कितने दिन में, सी ने 3 दिन में करा। 3 दिन में सी ने इतना काम करा 1/4। पूरा काम कितने दिन में करेगा, आप कहेंगे सर इसके अंदर क्या करो, अगर सी का ये पूरा काम कराना है तो 3 दिन में 1/4 वर्क कर रहा है, 4 से इधर मल्टीप्लाई, 4 से इधर मल्टीप्लाई, तो 12 दिन में सी क्या करेगा, पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर देगा। एक ऑल्टरनेट मेथड सोचने का ये भी हो सकता है, लेकिन फ्री माइंड से बैठे हो तो आराम से आप इस तरीके से सोच के कर लेते हैं। अदरवाइज ये तो वो है कि आदत है इस तरह के मेथड से करने की, तो हम क्वेश्चन देखते हैं फिर इसी सीक्वेंस में लिखना स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को करते हैं पूरा सोल्व। अगला सवाल मेरे पास कहता है, मेरे पास एक पैरेलल ट्रैक पे 2 ट्रेन्स हैं इक्वल लेंथ की, वो मूव करती हैं 32 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डायरेक्शन के अंदर। 40 सेकंड में जो फास्टर ट्रेन है वो स्लोअर ट्रेन को क्रॉस कर देती है, तो हमें बताना है लेंथ ऑफ ईच ट्रेन क्या होगी। अगर 2 ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करना चाहती हैं तो हाँ उन्हें कितना डिस्टेंस क्रॉस करना पड़ता है, एक दूसरे की लेंथ के सम के बराबर। तो टोटल डिस्टेंस जो फास्टर ट्रेन है उसे कितना एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा, स्लोअर ट्रेन से 2L डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ये हमें कंसेप्ट पता है। डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 50 में से 32 को घटाऊंगा तो 18 किलोमीटर पर आवर होगी, और 18 को मीटर पर सेकंड में कर दूं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गई स्पीड। और टाइम कितना है 42 सेकंड, तो इंटू में 42। सोल्व करो, अपना आंसर निकाल लो, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। यहां से ये कट जाएगा मेरे पास, 2 से काट दूंगा तो ये 21 आ जाएगा। 21 इंटू 5 कितना होता है 105। दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास sec थीटा प्लस tan थीटा इतना दे रखा है, हमें sin थीटा प्लस cos थीटा का मान बताना है। आपको पता है अगर sec थीटा प्लस tan थीटा मेरे पास x हो तो मेरे पास sec थीटा का मान क्या होता है, x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x होता है। ये आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी हुई है। अगर मैं इसे लगा देता हूं यहां पे तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाई 2 √5, ये आ जाएगा। ये तो हो गया sec थीटा, जो कि होता है मेरे पास क्या, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस। यहां से परपेंडिकुलर अगर मैं निकाल लूं तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरे पास, वो हो जाएगा 6² 36 माइनस 20 तो 16, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर 4। ठीक,
साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, और कोस थीटा क्या होता है? ये तो सेक का इनवर्स ही हो जाएगा, तो 2√5 डिवाइडेड बाई 6। तो 4 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाई 6, 2 से काट दूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी? 2 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 3। दिस इज माई आंसर। बाकी मैंने यहाँ पे गलत, यहीं पे काट देना चाहिए था, मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं करा। 3/√5 बचता तब काट देते, 2 से काट के। अगला सवाल मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल आ गया। कहता है कि एक डीलर 8% डिस्काउंट देता है एमआरपी पे और 2 आर्टिकल फ्री देता है ऑन बाइंग ऑफ, यहां पे 28 आर्टिकल्स है, और इसकी वजह से उसे 40% का लाभ होता है। तो हमें बताना है कॉस्ट प्राइस से एमआरपी कितने प्रतिशत ज्यादा है। कैसे सोल्व करेंगे? देखो, एमआरपी और कॉस्ट प्राइस को जोड़ने वाली कड़ी क्या होती है? सेलिंग प्राइस। हमसे ध्यान रखिएगा। तो मैं मान लेता हूं एमआरपी एम है, ये मेरे पास कॉस्ट प्राइस है। हमें कितना प्रॉफिट कमाना है? 40%। तो इसका 40% निकाल लूंगा तो आप कहेंगे सर 7/5 का बेचेंगे, ये हो गया सेलिंग प्राइस। अगर इधर से निकालो, एमआरपी पे कुछ डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस बनेगा। डिस्काउंट क्या है? पहला डिस्काउंट तो 8% का है, 8% का डिस्काउंट दिया, कितने पे बेचेंगे? 92%। 92% क्या होता है? 22 डिवाइडेड बाई 25, यही होता है। आगे बढ़ते हैं। 23 डिवाइडेड बाई 25, सॉरी। और एक और डिस्काउंट दे रहे हैं, किस तरीके से कि आपको 2 आर्टिकल फ्री दिए जाएंगे ऑन दी परचेज ऑफ 28 आर्टिकल्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? 2 आर्टिकल फ्री देना 28 आर्टिकल्स पे। टोटल दुकानदार के जाएंगे कितने आर्टिकल्स? देखो 28 तो बेच रहा है एक्चुअली में, 2 फ्री भी दे रहा है, तो दुकानदार को कितने आर्टिकल्स की दुकान से कम होंगे? आप कहेंगे सर 30 आर्टिकल्स कम होंगे। पैसे कितने के चार्ज करेगा? या 28 आर्टिकल्स के पैसे चार्ज करेगा। तो मैं ये कहूंगा कि 30 आर्टिकल दे रहा है लेकिन पैसे 28 के चार्ज कर रहा है। तो इस तरीके से मेरी इक्वेशन बनेगी या नहीं बनेगी? चले, और हमारे पास ये किसके बराबर आ जाएगा? ये सेलिंग प्राइस के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। सोल्व करके अपना आंसर निकाल लो। अगर मैं काटना स्टार्ट करता हूं, देखो 7 से काटूंगा ये जाएगा 4, फिर 2 से काट दूंगा तो 15, 5 से काट दूंगा तो ये मेरे पास क्या बचेगा? 3। एमआरपी रेशियो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 75 उधर चला जाएगा, 23 इंटू 2 ये आ जाएगा 46। कितना ऊपर है? 29 ऊपर है, कितने पे? 46 पे। कितने परसेंट अबव है ये हमें ये बताना है। तो 29/46 इंटू में 100 कर लो या 2 जीरो लगा के परसेंटेज निकाल लो। क्या वैल्यू आएगी? हमें अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बतानी है। मुझे लग रहा है यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 63, 65, 71 और 69। ठीक है। अगर आप इसे थोड़ा और तोड़ना चाहें, 46 के टेबल में नहीं उलझना चाहते आप, तो यहाँ पे इसे 23 का टेबल भी बना सकते हैं। आप इसे 2 से काट दो तो मेरे पास ये 23 और यहाँ पे 1450 आ जाएगा। 23 6 जा 138 आएगा, फिर 70, फिर 3 जा 63%। दिस इज माई आंसर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का आसान सवालों में से cos 75 sin 15, cos 35 sin 55 माइनस दिस। अब ये तो आपको ऑलरेडी पता है, देखो यही कर लो साथ के साथ। sin 15 क्या होगा? sin cos 90 माइनस 15, तो ये तो cos 75 के बराबर आ जाएगा, कट जाएगा 1। ऐसे sin 55 cos 90 माइनस 55, तो ये आ जाएगा cos 35, ये कट जाएगा। और यहां पे माइनस में मेरे पास क्या है? tan 40 और cot 40। cot 40 को करूंगा इनवर्स तो 1/tan40 आएगा ये, और ये यहां से tan 40 कट गया तो ये आ गया 1। तो मेरे पास क्या बचेगा? 1। चलें आगे। इनकम, सेविंग एंड एक्सपेंडिचर का सदाबहार सवाल जो एसएससी बार बार पूछता ही रहता है। कहता है ए अपनी इनकम का 62% स्पेंड कर देता है। कैसे करते हैं इस तरह के सवाल को? जनरल इनकम को हम 100 मान लेते हैं, तो खर्च कितना कर रहा है? 62%। तो एक्सपेंस हो गया 62 और सेविंग कितनी हो जाएगी? 38 हो जाएगी, ये मुझे पता है। एक इनकम बढ़ जाती है 20% से, तो कितनी बढ़ गई? 20 बढ़ गई।
सेविंग 25% से इंक्रीज हो जाती है, तो इसका 25% निकालूंगा तो 1/4, इसका 1/4 करूंगा तो 9.5 आएगा, तो सेविंग बढ़ गई 9.5 से। अब इनकम इतनी बढ़ी, सेविंग इतनी बढ़ी, तो इनकम माइनस सेविंग तो एक्सपेंस होता है, इसमें से इसे घटा दूंगा तो मेरे पास बचेगा 10.5। तो एक्सपेंस मेरा किससे बढ़ गया, 10.5 से बढ़ गया। हमें बताना कितने परसेंट एक्सपेंस बढ़ गया, तो 10.5 डिवाइडेड बाय 62 इंटू में 100%, ये वैल्यू होगी। आप इसे सोल्व करना चाहें सोल्व कर सकते हैं। देखो पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो लग जाएंगी। 1050 डिवाइडेड बाय 62, 2 से काट दूंगा तो 31 और 525 कितने टाइम्स जाएगा, 1 जाएगा, फिर 217 बचेगा, अप्रोक्सीमेटली 7 जाए टाइम्स जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 17 से ज्यादा है, ये है 17 के आसपास। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 + 10 स्क्वायर है, 1 + कोट स्क्वायर इक्वल्स टू के, रूट के का मान बता दो। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो एक तरीका है बिल्कुल बेसिक से सोल्व करें, एक दूसरा तरीका हमारे पास कि वैल्यू पुटिंग यूज कर लें। हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हैं, तो एक वेरिएबल की वैल्यू अपनी मर्जी से मान लो, ठीक है, और अपने 4 ऑप्शन में चेक कर लो कौन से वेरिएबल की वैल्यू मानेंगे हम मानेंगे ए की, क्योंकि 4 ऑप्शन में भी ए ही दिख रहा है। ए को क्या रखते हैं, अगर 10 और कोड दे रखा हो तो ए को 45 रख के देखते हैं। तो पहले तो मैं ऑप्शन देख लूं, 4 ऑप्शन में डिफरेंट वैल्यूज होंगी, तभी ए को 45 रखने का फायदा है। अगर इसमें रखूंगा तो क्या आएगा, 1 × √2, ये कितना आएगा 1/2, ये कितना आएगा 1, और ये कितना आएगा मेरे पास 2। 4 ऑप्शन डिफरेंट वैल्यू दे रहे हैं, क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पे अगर 45 रखा तो 1, और ये भी 1 बन जाएगा। 2 × 2 4, k = 4 हो गया, रूट के मेरे पास क्या हो गया 2 हो गया। 2 कहां पे, ऑप्शन नंबर डी में, यही आंसर करेक्ट है, खत्म। ठीक है, बाकी डिटेल सॉल्यूशन आपको बेसिक से देखना हो तो जो हमने इसका सॉल्यूशन बुक में डाला है वो बिल्कुल बेसिक से डाला है, आप वहां से देख सकते हैं। अगले सवाल पे मैं चलता हूं। मिक्सचर का सवाल है। क्वेश्चन में कहता है एक मिक्सचर है जिसमें अल्कोहल और वाटर का रेशियो 12:5 दे रखा है, ठीक है। हमने क्या करा, 39 लीटर मिक्सचर निकाल लिया और उसे रिप्लेस कर दिया वाटर से, तो अब अल्कोहल और वाटर जो बना वो मेरे पास 9:7 बना। तो हमें बता दो कि पानी की क्वांटिटी क्या होगी आफ्टर रिप्लेसमेंट। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे गलती मत करना। मैं मान लेता हूं मेरे पास इनिशियली जो सॉल्यूशन था वो x था। अगर मैंने इसमें से 39 लीटर सॉल्यूशन निकाल लिया तो क्या रेशियो मेरा बदलेगा? आप कहेंगे सर ये 12:5 था, 12:5 ही रहेगा क्योंकि इक्वल रेशियो में ही निकलेगा। तो रेशियो मेरा मेंटेन रहता है जब मैं क्वांटिटी निकालता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूं क्या, 39 लीटर वाटर, क्योंकि वाटर से रिप्लेस करा। तो अब कितना हो जाएगा टोटल सॉल्यूशन, x - 39 से फिर से x हो जाएगा सॉल्यूशन। जितनी क्वांटिटी इनिशियल थी मेरे पास फाइनल क्वांटिटी बढ़ गई। अब मेरे पास जो रेशियो बना वो कितना बना, 9:7 बन गया। अब यहां पे इस प्रोसेस में जब मैं 39 लीटर वाटर ऐड कर रहा हूं इन दो स्टेप में, तो मैंने किसे नहीं छेड़ा, मैंने इसे तो नहीं छेड़ा, तो ये तो सेम होना चाहिए अल्कोहल। यहां 12 है, यहां 9 है। इक्वल करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, आप कहेंगे सर इधर मल्टीप्लाई कर दो 3 से और इधर मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो मेरे पास ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी। और अगर मैं देखूंगा यहाँ पे तो मेरे पास ये वाली वैल्यू 36 है, ये 15 है, और ये मेरे पास कितना 36 है, और ये वाली वैल्यू मेरे पास 28 है। तो अब मेरे पास अल्कोहल सेम हो चुकी है। यहाँ पे वाटर मेरा कितना बढ़ गया, 13 रेशियो। कहा कितना है वाटर मेरा बड़ा है 39 लीटर, तो एक रेशियो किसके बराबर हो गया, 3 लीटर के बराबर हो गया। अब देखो फाइनली हमसे पूछा है कि वाटर कितना है, तो फाइनल तो यहाँ पे इस रेशियो में पता चलेगा ना मुझे, फाइनल क्वांटिटी तो यहीं पे है ना वाटर मिलाने के बाद। तो अगर एक रेशियो 3 लीटर के बराबर है तो 28 रेशियो 28 इंटू में 3, ये किसके बराबर हो जाएगा, 84 लीटर के बराबर। चले आगे, क्वाइट एन इजी वन। अगला सवाल हमारे पास दे रखा है, मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, पी और क्यू 2 पॉइंट्स हैं ए बी और ए सी पे। यहां पे पी मान लेता हूं और यहां पे क्यू मान लेता हूं। कुछ इस तरीके से कि पी क्यू जो है ना ये पैरेलल है किसके, बी सी के। ए पी इक्वल्स टू 2/5 ए बी है। तो अगर ये 2 रेशियो है तो ये मेरे पास कितना है, ये 5 रेशियो है, ये हमें दे रखा है।
BC मुझे 4.5 दे रखा है। हमसे पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, इस वाले ट्राइंगल का, और जो ट्रेपीजियम है नीचे इसका रेशियो बता दो। PCQ भी लिखा है ना, तो मतलब ये पूरा का पूरा ही पूछ रहा है, ठीक है। PQC भी ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सर बहुत ही सिंपल है, ये क्वेश्चन तो बिना पेन चलाए मैं कर सकता हूं। आपको पता है जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, और ये कॉमन, तो ये वाला ट्रायंगल और पूरा बड़े वाला ट्रायंगल सिमिलर आ जाता है। APQ ट्रायंगल सिमिलर आ जाएगा ABC के। तो एरिया का जो रेशियो होता है इनका, वो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो मेरे पास APQ रेशियो ABC, इनका जो एरिया होगा वो किसके बराबर, ये 2 और 5 है, तो 2 और 5 के होल स्क्वायर के साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होता है। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 25। पूरा का एरिया 25 रेशियो, इसका रेशियो 4 रेशियो। तो मेरे पास जो ये वाला रीजन है इसका एरिया क्या होगा? आप कहेंगे सर 25 में से 4 घटा दो 21, तो ये 21 आ गया, ये 4 है। APQ रेशियो PQCB। क्लियर है? तो लिखने में टाइम लग जाता है, इस क्वेश्चन को करने में तो ये बहुत ही छोटा सा सवाल होता है। चले आगे। सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2√5x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन 1, हमें एक्स क्यूब माइनस 1/x³ बताना है। सिंप्लीफाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2√5x उधर जाएगा, एक्स से डिवाइड करोगे तो x प्लस 1/x कितना आ गया। अब मुझे चाहिए x³ माइनस 1/x³। इसका रिलेशन किसके साथ होता है? x माइनस 1/x से। तो x माइनस 1/x निकालेंगे, आएगा प्लस माइनस अंडर रूट x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और यहां पे प्लस से माइनस में जा रहे हैं तो -4 कर देते हैं। तो ये वाली वैल्यू 20 -4 16, बाहर आएगा 4, तो प्लस -4। अब यहां पे हमें दे रखा है x ग्रेटर देन 1। अगर ये 1 से बड़ा है तो 1/x क्या होगा? 1 से छोटा होगा, और अगर ये 1 से छोटा होगा तो ये हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर पॉजिटिव रिजल्ट देगा तो ये होगा मेरे पास +4। अगर मेरे पास x माइनस 1/x4 है तो x³ माइनस 1/x³, ये तो वैल्यू याद कराई जाती है, क्या होता है? 76 होता है, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। याद नहीं है तो आप कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर ये होता है 4, मतलब x माइनस 1/x, अगर इसे मैं v मान लूं तो ये v स्क्वायर प्लस 4 होता है। तो मेरे पास 4 का स्क्वायर प्लस 4, 3 प्लस 3 होता है, सॉरी, तो ये हो जाएगा 76। चलें आगे। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया, दोबारा से एक बार करा देता हूं, ठीक है। बहुत बार एसएससी इस तरह का सवाल पूछ चुका है। मेरे पास है एक स्क्वायर ABCD। E एक पॉइंट है इनसाइड द स्क्वायर सच दैट DEC इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब ध्यान से रखना, DEC क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक पॉइंट ऐसा होगा, ये ई पॉइंट मिडल में नहीं होगा, ध्यान रखना। कुछ लोग क्या करते हैं, स्क्वायर के मिडल में ई पॉइंट मान लेते हैं, वो फंस जाते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है ना, मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड बराबर हो गई, और ये वाली साइड स्क्वायर की इसके बराबर भी होगी, इसके बराबर भी, इसके बराबर भी, चारों साइड बराबर होती हैं। क्या एक चीजें समझ में आ गई आपको? हमसे क्या पूछता है? एंगल AEB। हमसे पूछा गया है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। चलो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि अगर मेरे पास ये फिगर कुछ इस तरीके से दे रखी है तो किस तरीके से चीजें चलेंगी। ये वाला एंगल आपके पास 60 डिग्री का होगा, ये पूरा 90 डिग्री का होगा, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री का होगा या नहीं होगा? होगा, है ना। अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे।
तो 30 थीटा प्लस थीटा 180, तो 2 थीटा प्लस 30 किसका बराबर 180, और थीटा का मान कितना, क्या ये मेरे पास 2 थीटा का ही निकाल लो, चलो ये आ गया 150। अब ध्यान देना यहां पे मेरे पास ये वाला कौन था 60, ये भी 60 था, ये भी 60 था। क्या ये वाली फिगर अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूंगा बिल्कुल सिमिलर चलेगी, ये 30 ये 30, ये वाली साइड के बराबर, तो ये वाला एंगल के बराबर, तो यहाँ पे थीटा थीटा था, ये थीटा आएगा और ये भी थीटा ही आएगा, ऐसे चलेगा। ये 60 है, ये थीटा 2 थीटा कितना हो गया 150, 60 प्लस 2 थीटा डेट इज 150 प्लस 60 प्लस 2 थीटा प्लस एंगल ए ई बी, ये पूरा एक सेंट्रल एंगल बन जाएगा डेट इज 360 डिग्री। क्वेश्चन खत्म हो गया। 210 एंगल ए ई बी कितना आ गया मेरे पास, 360 में से 210 घटाया 150। क्लियर है सभी लोगों को? याद रख लो ये वैल्यूज तो, ठीक है, बार बार एग्जाम में सवाल आता है इस पे। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास एक ट्राइंगल दे रखा है, यह है पी क्यू आर, इसके अंदर पी और आर के जो बाइसेक्टर्स हैं, पी और आर एंगल के जो बाइसेक्टर हैं वह एम पॉइंट पे मिलते हैं ट्राइंगल के अंदर ही, और ये मेजर मुझे 157 दे रखा है। हमसे पूछा है कि ये वाला क्यों बता दो, तो ये पॉइंट क्या होगा जहां एंगल बाइसेक्टर टकराते हैं, ये होता है इन सेंटर, अंतः केंद्र। और आपको ये भी पता है कि इन सेंटर में जो एंगल बनता है और ये वाले एंगल के बीच में रिलेशनशिप होता है। अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लूं तो जो ये वाला एंगल होता है 157, ये होता है 90 प्लस थीटा बाई 2। ये लिखने के लिए ऐसा होता है, वैसे आप थीटा निकाल सकते हैं, वरना दूसरा तरीका मन मन में क्या करना होता है, अगर ये वाला एंगल दे रखो तो इसमें से 90 को घटाओ, 90 घटाए 67, उसका डबल कर दो तो ये वाला एंगल आ जाता है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे इसमें से ये घटाया 67, ये आया थीटा बाई 2, थीटा कितना हो गया 134। चले आगे, अगला सवाल हमारे पास इलेक्शन पे पेश सवाल है, अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़ते पढ़ते करिए। कहता है एक इलेक्शन होता है 3 कैंडिडेट्स के बीच में, 90% वोटर्स ने अपनी वोट डाली, जिसमें से 5% वोट्स इनवैलिड हो गई। विनिंग कैंडिडेट जो है उसे 56430 वोट्स मिली, जो कि टोटल वैलिड वोट्स का 55% था। हमें बताना है कि कितनी वैलिड वोट्स मिली होंगी उस पर्सन को जो थर्ड आया है, अगर उसे जो टोटल वोट्स पोल की गई है उसको 10% मिला है। ठीक है, तो टोटल वोट्स को मैं मान लेता हूं V है, जो डल सकती हैं। और यहां पे इस पर्टिकुलर पर्सन जिसका मुझे निकालना है, उसे उसका कितना मिला है 10% वोट्स मिली है। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, देखो हमें जितनी वोट डाली गई है उसका 10% निकालना है। तो टोटल वोटर्स लिस्ट में कितने भी वोट्स हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, टोटल वोटर्स लिस्ट में जितने भी लोग थे उसके 90% ने डाली, तो जो वोट डली हम यहां से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं जो टोटल वोट्स पोल्ड है वो है वीपी, इसकी 5% वोट्स इनवैलिड डिक्लेयर कर दी गई। तो अगर 5% इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे तो बचेंगे 95% वोट। 95 कितना होता है 19/20। तो हमारे पास क्या हो गई, इतनी वोट्स जो एक्चुअली में काउंट की जाएंगी। अब जो वैलिड वोट्स हैं इसका 55% मिला है विनर को,
55% कितना होता है, 11/20 होता है। ये मिला है विनर को, और कितनी वोट्स मिली है, 56430। हमें क्या बताना है, हमें बताना है वोट्स पोल जो भी है उसका 10% कितना होगा, मतलब इसका 1/10 हमें बताना है। सोल्व कर लो। अगर मैं सोल्व करूंगा तो वोट्स पोल्ड डिवाइडेड बाय 10 को इधर रख लेता हूं, बाकी उधर जाके मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो मेरे पास 56430 इंटू यहाँ पे मेरे पास एक जीरो तो मैंने इधर बचा ली, तो इधर बचेगा 40 और नीचे बचेगा 19 इंटू में 11। काटना स्टार्ट करूं। यहाँ पे अगर मैं काटूंगा तो 19 से काटेंगे तो 3, चलो 19 की जगह पहले 11 से काट लेते हैं। 56430 ही है ना, चलो 5 जा 1 4 1 जा 33 3 जा। अब 19 से काटूंगा तो 2 जा 38 133 7 जा। अब यहाँ पे मेरे पास 270 इंटू में 40 करूंगा, 27 इंटू 4 108। दिस विल बी माई आंसर 10800, जो कि 4 ऑप्शन में नहीं है। ठीक, इसमें फ्रेमिंग मिस्टेक है, और मिस्टेक क्या है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे हमसे पूछा है कि उसने टोटल वैलिड जो वोट्स पोल की गई हैं उसका 10% उसे मिला है, लेकिन एक्चुअली में जो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन बनाया गया तो उसमें ये चीज देखी गई होगी टोटल वोट्स कितनी डली, टोटल वोट्स का उसे 10% मिला है, मतलब जितनी डल सकती थी या फिर जितने वोटर्स थे। तो वोटर्स का अगर 10% होता तो हमारे पास आंसर कुछ और होता, लेकिन जो टोटल वोट्स पोल हुई है उसका 10% पूछा गया था, तो उसका आंसर 10800 आना चाहिए। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस क्लास। बाकी अपनी तैयारी करते रहिए, कोई भी कमी मत छोड़िए। आपके लिए डिटेल्ड क्लासेस अवेलेबल हैं आरबी एप्लीकेशन पे, जहां से आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स कोर्सेस आर आल्सो अवेलेबल दैट यू कैन यूज फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।